क्यों आजकल हम सब इतने सेंसिटिव हो गए हैं, क्यों हम बात बात पे ऑफेंड हो रहे हैं, और क्यों दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहने के बाद भी जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एक फंडामेंटल राइट है, हम बोलने से ही डरते हैं और जो बोल रहे हैं वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में जो हम बना पा रहे हैं जीरोधा की मीडिया टीम के सपोर्ट से। मैं हूं अंगद कहाई सिंह और आप देख रहे हो वायर। पहले के टाइम में इंडिया में अगर कोई कंट्रोवर्शियल बात होती थी या कोई डिसएग्रीमेंट होती थी तो लोग ज्यादातर अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर लेते थे। सोशल मीडिया नहीं था, हर बात पब्लिक नहीं होती थी। अगर 4 लोगों में बात होती थी तो ज्यादा से ज्यादा 10-20 लोगों तक पहुंचती थी, जो खैर तब के हिसाब से भी बड़ी बात थी, पर आज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं था। पर आज हम सब कनेक्टेड हैं, हम सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे हर ओपिनियन तुरंत वायरल हो जाता है। और क्योंकि हर इंसान का ओपिनियन अलग हो सकता है तो इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के चक्कर में लोग ऑनलाइन ज्यादा इजीली ऑफेंड हो रहे हैं और बहुत इजीली हर्ट हो रहे हैं। लोग ऑनलाइन बोली हर बात को ज्यादा ही पर्सनली लेने लग रहे हैं और इसे हम आउटरीच कल्चर बुलाते हैं। इसमें या तो तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ, बीच में कुछ नहीं। खुद ऑनलाइन चले जाओ और देखो कहां लड़ाई नहीं हो रही है। अगर मैं एक सिंपल फोटो भी डाल दूं ऑनलाइन अपने फेवरेट क्रिकेटर को सपोर्ट करते हुए, मुझे दूसरी टीम के सपोर्टर से गालियां पड़ेंगी। अब ये कैसी बात हो गई बताओ। और ये कल्चर कभी कभी इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि सिर्फ सिंपल डिसएग्रीमेंट्स के ऊपर लोग एक दूसरे को फिजिकली हर्ट करने को तैयार हो जाते हैं। आप ये सेम चीज स्पोर्ट्स के टाइम देख सकते हो, पॉलिटिक्स के टाइम देख सकते हो। यहां तक कि अगर मैं इस वीडियो में भी कुछ गलत बोल दूं तो कॉमेंट्स में भी लोग मुझे तोड़ने को तैयार हो जाएंगे। पर पिछले कुछ सालों में इंडिया में आउटरीच कल्चर या ऑफेंड होने का कल्चर कुछ अलग सा रूप ले रहा है और मैं अभी जब आपको डेटा दिखाऊंगा तो आप खुद थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये देखो, फ्री स्पीच कलेक्टिव एक ऐसे इंडिविजुअल्स का नेटवर्क है जिसका काम ही है टू प्रोटेक्ट इंडियंस की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और उनकी एक रिपोर्ट आई थी 2024 में। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2024 के पहले 4 महीने में ही लगभग 134 वेरीफाइड केसेस थे जहां लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट हुई थी। इनमें कई यूट्यूबर्स थे, जर्नलिस्ट थे, एकेडमिक्स थे और स्टूडेंट्स भी थे। इन सब की आवाज दबाई गई थी, या तो इनको अरेस्ट करके, या तो धमकी देके, या तो इनके काम को सेंसर करके। इस रिपोर्ट के हिसाब से 36 अरेस्ट्स, 36 सेंसरशिप केसेस, 24 इंटरनेट शटडाउन्स और 13 फिजिकल अटैक्स हुए थे। और आज के टाइम पे ये बात बहुत कॉमन हो गई है और ये रैंडमली नहीं होता, इस सब में एक पैटर्न देखने को मिलता है। हम सबको पता है कि इलेक्शन के महीनों में ये सारे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब जैसे ही वोटिंग का टाइम आता है सब बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है? आई डोंट थिंक सो। और सबसे बड़ा टारगेट होते हैं स्टूडेंट्स 18 से 25 साल के बीच में। ये सारे कॉलेज वाले बच्चे हैं जो अभी लाइफ में अपनी ओपिनियंस फॉर्म करना शुरू ही कर रहे हैं। इन सबको डराया जाता है। ये फ्यूचर के लीडर्स और सबसे बड़े वोटर बेस को चुप कराने की कोशिश होती है। और ये रही सबसे कंफ्यूजिंग बात, इतनी आवाज दबाने के बाद भी 2023 से 2024 में हेट स्पीच के केसेस 74% बढ़ गए। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हेट स्पीच बढ़ रही है, लोग बोलते हैं कि गलत चीजें ज्यादा हो रही हैं, पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पीच रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ रही हैं। आधे लोगों को लगता है कि फ्रीडम कम हो रही है और खुला कुछ बोल नहीं सकते। क्या दोनों ही सच बोल रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली हाँ, और यही सबसे डेंजरस पार्ट है। जब लोगों की स्पीच पे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते हैं तो जो आम जनता होती है, न्यूट्रल जनता होती है, वो चुप हो जाती है, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो इस टाइम पे सिर्फ एक्सट्रीम वॉइसेस बचती हैं, सिर्फ वो लोग बोलते हैं जिनको डर नहीं लगता या जिन पे पावर है। तो इस टाइम पे हमें हेट स्पीच ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि नॉर्मल डिस्कशन तो बंद हो चुकी है। इसको अगर हम एक सिंपल तरीके से समझे तो मान लो आप एक स्कूल की क्लासरूम में एवरेज बच्चों को निकाल दो, सिर्फ वो बच्चे छोड़ दो जो एकदम टीचर्स पेट्स हैं और वो बच्चे छोड़ दो जो सिर्फ बदमाशी करते हैं, तो क्लास का क्या हाल होगा? क्या पीस रहेगा? नहीं, सिर्फ टॉक्सिसिटी रहेगी। और कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो ये हेट स्पीच का इंक्रीज होना और स्पीच पे रिस्ट्रिक्शंस लगना सेम ही प्रॉब्लम के सिम्टम्स हैं। अगर हेल्दी डिस्कशन ही बंद कर दोगे, डिस्कशंस का एवरेज लेना ही बंद कर दोगे, तो सिर्फ एक्सट्रीम्स ही फाइट करते रह जाएंगे और ये दोनों चीजें ही गलत हैं। पर इन सारे नंबर्स और डेटा के पीछे असली लोग हैं, असली लाइफ जो अफेक्ट होती हैं। समय रहना तो सब जानते ही हैं, एक कॉमेडी शो बनाया, कंट्रोवर्सी हुई,
पब्लिक आउटरीच में लोग पागल हो गए। एक पब्लिक अपॉलजी भी मांगी, फिर भी मल्टीपल एफआईआर्स। खुद ये चीज नोटिस करो, गलती करने के बाद जेन्युइनली सॉरी बोलना लोगों के लिए काफी नहीं है। कोई गलती क्या कर दे, जनता को सीधा जेल या फिर फांसी चाहिए। और इस सब के ऊपर और डेंजरस चीज आ जाती है मिसडायरेक्टेड एंगर, बिना फैक्ट चेक किए प्रॉब्लम करना। अभी मार्च 2025 में कुणाल कामरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने कॉमेडी शो किया और उस शो की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हुई काफी हफ्तों बाद। वो वीडियो रिलीज होने पे लोगों ने वेन्यू को ही तबाह कर दिया। ऑफेंड हुए लोगों ने हैबिटेट कॉमेडी सेंटर पे आके चेयर्स तोड़ दिए, इंटीरियर्स डिस्ट्रॉय कर दिए। डिमांड करने लगे कि वीडियो तो अभी पोस्ट हुई थी, कुणाल कामरा कहाँ है। उस दिन 12 अरेस्ट हुए थे, सबको उसी दिन बेल मिल गई। पर इतना काफी नहीं है, इसके बाद बीएमसी वहां तोड़फोड़ करने आ गई। वेन्यू को डबल पनिशमेंट मिल रही है, पहले तो मॉब वायलेंस, फिर ऑफिशियल एक्शन। इसमें वेन्यू ओनर्स का क्या कसूर था, स्टाफ का क्या कसूर था? वहां की सिक्योरिटी गार्ड्स, क्लीनर्स, वेटर्स, सबकी जॉब्स और जान खतरे में डाल दी। क्यों? और अगर ये सब भी काफी नहीं है तो इस सब के ऊपर आता है सिलेक्टिव आउटरीच प्रॉब्लम। मतलब तब गुस्सा या ऑफेंड होना जब मेरे लिए कन्वीनियंट है। अभी हाल ही में आप सबने मोहक मंगल और एएनआई का केस तो देखा ही होगा। एएनआई ने मोहक मंगल और काफी और क्रिएटर से पैसों की मांग करी कॉपीराइट स्ट्राइक हटाने के लिए। मोहक मंगल ने इस बात को एक्सपोज करते हुए वीडियो बना दी। एएनआई ने इसी बात पे उस पे 2 करोड़ का डेफेमेशन केस लगा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बोला उस वीडियो में बोली हुई कुछ चीजें हटा दो। और इस सब के बीच में रैंडमली एएनआई ने कुणाल कामरा और मोहम्मद जुबैर को भी सू कर दिया, सिर्फ वो वीडियो शेयर करने के लिए। ये पता नहीं कैसी आयरनी हो रही है, जहां मोहक अगर क्रिएटर्स के लिए लड़ रहा है तो उस पर डेफेमेशन केस हो रहा है, कुणाल कामरा का कोई पॉलिटिकल जोक मार दी तो जगह तोड़फोड़ हो जाती है। पर जब कोई असली एक्सटॉर्शन या करप्शन का केस सामने आता है तो सब चुप हो जाते हैं। जब कोई तुम्हारे लिए लड़ता है या तुम्हारे राइट्स को डिफेंड करता है तब ये आउटरीच क्यों नहीं होता? जब कोई जोक मारता है तब इंस्टेंट मॉब जस्टिस कैसे हो जाती है? लोग समझेंगे नहीं, पर इस सब के पीछे एक बहुत ज्यादा इनविजिबल इफेक्ट हो रहा है। हर ऐसे केस या अरेस्ट के पीछे कुछ 100 लोग होते होंगे जो डर जाते हैं। हम लोगों को सिखाया जाता है कि पब्लिक में रिलीजन और पॉलिटिक्स की बातें बिल्कुल मत किया करो, पता नहीं कौन सुन के ऑफेंड हो जाए। और इसी को हम साइकोलॉजी में कहते हैं चिलिंग इफेक्ट, जहां पे आप एक्चुअल लॉ को यूज करके स्पीच को सप्रेस करते हो। इन हरकतों की वजह से हम एक पूरी जनरेशन की आवाज खो रहे हैं। बट तुमने ये सोचा कि ये सब कुछ अचानक से क्यों हो रहा है और इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? इस सब में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। देखो सिंपल बात है, जितनी कंट्रोवर्सी उतना ज्यादा पैसा। जब भी कोई लड़ाई होती है या मसालेदार खबर होती है, न्यूज उसको दिनों तक चलाती है। समय रैना की कंट्रोवर्सी नेशनल न्यूज बन चुकी थी और जो एक्चुअल चीजें न्यूज में कवर होनी चाहिए उनको 5 से 15 मिनट भी नहीं मिलते। और अभी भी इंडिया में काफी लोग अपनी ओपिनियन न्यूज देख के बनाते हैं। लोगों को न्यूज पे आज भी अंधा भरोसा है, तो जो न्यूज ने बोला लोग वही मान गए। पर न्यूज फैक्ट चेक करने से पहले ड्रामा बेचता है, और ऐसे ही बिना कॉन्टेक्स्ट के और बिना सच जाने जो न्यूज फैल जाती है और लोग मान जाते हैं, ये ज्यादा डेंजरस होता है। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक है। और इस सब के बाद भी लोग ये नहीं समझ पाते कि किसी चीज का लीगली गलत होना और मॉरली गलत होना 2 बहुत अलग चीजें हैं। लेटेंट केस को ही एग्जांपल ले लेते हैं। रणवीर अलाहाबादिया ने एक सेक्सुअली एक्सप्लिसिट क्वेश्चन पूछा, वो अलग बात है, इससे गंदी बातें तो आजकल के 13-14 साल के बच्चे कर रहे हैं। क्या ये बात मॉरली गलत थी? हाँ। क्या ये बात लीगली गलत थी? खुद से पूछ के देख लो। ज्यादातर मीडिया पब्लिकेशंस ने ये तक नहीं बताया कि ये एपिसोड मेंबर्स ओनली था, इसका एक्सेस आम जनता पे नहीं था। पर सोशल मीडिया पे ये क्लिप डाउनलोड कर करके आपको जबरदस्ती दिखाई गई। आप खुद सोचो, सैफ अली खान ने तारा रंपम जैसी बच्चों के लिए मूवीज भी करी हैं, पर सेक्रेड गेम्स में फुल गाली गलौज भी दिया है। अगर मैं छोटे बच्चों को जबरदस्ती सेक्रेड गेम्स की क्लिप्स दिखाने लग जाऊं तो क्या सैफ अली खान की गलती हुई? खैर, इसके बारे में सबके अपने थॉट्स हैं। उसी सेम इंडियाज गॉट लेटेंट एपिसोड पे अपूर्वा भी थी, जो जानी जाती है द रेबल किड के नाम से। पूरे इंटरनेट ने, पूरे सोशल मीडिया, न्यूज, सबने उसकी क्लिप तो वायरल कर दी अश्लील चीजें बोलते हुए, बट किसी ने कॉन्टेक्स्ट ही नहीं दिया कि उसने वो चीजें क्यों बोली। उसने जो बोला वो अश्लील था। इस अश्लीलता के चक्कर में अपूर्वा को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, घंटों तक क्वेश्चनिंग करनी पड़ी,
पूरी सोशल मीडिया उसके अगेंस्ट हो गई। लोगों ने उसको, उसकी फैमिली को कितना कुछ उल्टा सीधा बोला। बट जिस लड़के ने ये बात शुरू की थी, जिसने उसको उल्टा सीधा बोला, जिसने उसकी दोस्त को उल्टा सीधा बोला, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये कैसा सिलेक्टिव आउटरीच है। और बेस्ट बात तो ये है, जो अश्लील भाषा के अगेंस्ट ही सारे लोग लड़ रहे थे, उसी भाषा में इन लोगों को गालियां दे रहे थे। चल क्या रहा था। पर इस सब के बाद भी देखो हुआ क्या। रणवीर अलाहाबादी को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा, समय रैना के शोज कैंसिल हो गए, अपूर्वा को इतनी हेट और हरासमेंट ऑनलाइन फेस करनी पड़ी। पर जो लोग एक्चुअल क्राइम्स कर रहे हैं, जो लोग एक्चुअली इनके कमेंट्स में इनको डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स भेज रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये किस लेवल की हिपोक्रेसी है। ऐसी कंट्रोवर्सीज काफी बार मैन्युफैक्चर करी जाती हैं। काफी लोगों के लिए ये पॉलिटिकल एजेंडा बन जाता है, पॉलिटिक्स में घुसने का एक शॉर्टकट। ये लोग कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे, पर जब भी इनको कोई ऐसी न्यूज मिल जाए जिसपे ऑफेंड हो सकते हैं, ये ऑफेंड होके उसको सेंसेशनलाइज कर देते हैं और इससे इनको बहुत सारा पब्लिक सपोर्ट मिल जाता है। ये सब आपको असली प्रॉब्लम्स और असली न्यूज से डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके हैं और कुछ नहीं। ऊपर सब खुद सोचो, इन केसेस में कितना सारा पैसा बनता है। हर ऐसे केस में एवरेज 2 से 5 लाख तो लीगल फीस ही लग जाती है इंसान की, और साल में 8,000 से ज्यादा केसेस ऐसे आते हैं। तो सिर्फ लोगों के ऑफेंड होने और बुरा मानने पे ही 1600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस है। और इस पूरी आग में सबसे बड़ा फ्यूल है सोशल मीडिया। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो, यहाँ जितनी कंट्रोवर्शियल बात, वहां उतना ही वायरलिटी होता है। अच्छी बातें नहीं चलती, नेगेटिविटी बिकती है। ये प्लेटफॉर्म्स डिजाइन ही ऐसे करे गए हैं, और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाले वो लोग हैं जो अनोनिमस रहते हैं, जो अपना नाम छुपा लेते हैं। खुद देखो, सोशल मीडिया पे जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कमेंट्स रहते हैं, हेट वाले कमेंट्स रहते हैं, सबसे गंदी बातें करते हैं, वो कभी अपने अकाउंट से नहीं करते। प्रोफाइल पिक्चर में कार्टून रहेगा या कोई भी नहीं रहेगा, नकली नाम होते हैं, नकली डीपी होती है, कोई बायो नहीं होती, अभी अभी अकाउंट्स बने होते हैं, क्योंकि कोई भी कुछ भी बोल सकता है और वो वापस आप तक नहीं आएगा। इसे ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट कहते हैं। जब आप इनविजिबल फील करते हो तो बहुत आराम से बाउंड्रीज क्रॉस कर लेते हो। जब आपको पता है पकड़े नहीं जाओगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, वरना अपने असली अकाउंट से कौन लिखेगा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इन अकाउंट्स को चलाने वाले लोग ज्यादातर असली लाइफ में शांत और पावरलेस फील करते हैं, बट ऑनलाइन ये सडनली हीरो बन जाते हैं। घर में कोई इनकी सुनता नहीं है और ऑनलाइन ये लोगों को टारगेट करने लग जाते हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये है, इन अश्लील गंदी बातों के पीछे ज्यादातर छोटे बच्चे होते हैं, 14 से 17 साल के बीच में, जो बस एक फेक आईडी के पीछे छुपे हुए रहते हैं। आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लॉज ए के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे लिए एक फंडामेंटल राइट है, पर ग्राउंड रियलिटी तो ये है, हम में से ज्यादातर लोग पब्लिक में खुद को सेंसर कर देते हैं। हम कुछ टॉपिक्स जैसे पॉलिटिक्स और रिलीजन के बारे में बात ही नहीं करते। तो डेमोक्रेसी की जो सोल थी कि खुल के डिस्कस करो, वो तो आधी यहीं पे मर गई है। हमारी सारी प्रायोरिटीज ही गलत जगह पे हैं। कुणाल कामरा के केस में जब पूरा वेन्यू डिस्ट्रॉय हुआ तो जो लोग अरेस्ट हुए थे उनको उसी दिन पे बेल मिल गया। पर मोहक पे 2 करोड़ का केस भी है और वीडियो टेक डाउन करने का ऑर्डर भी है। कुणाल कामरा को एफआईआर तो मिला ही, वेन्यू को डेमोलिशन का नोटिस मिल गया। अपूर्वा को डेथ थ्रेट्स मिले तो रणवीर को पासपोर्ट सरेंडर करने का ऑर्डर। मतलब इस देश में फिजिकल वायलेंस करने के कॉन्सिक्वेंसेस कम है, पर स्पीच के कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा हैं। मतलब मारपीट कर लो, तोड़फोड़ कर लो, बस कुछ उल्टा सीधा बोल मत देना। असली करप्शन एक्सपोज करने वालों पे लीगल केस हो जाता है और जोक मारने वालों को जेल भेजा जाता है। प्रायोरिटी ही कंप्लीटली उल्टी है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? किसी के लिए एक स्टैंड लो तो एक प्रॉब्लम है, एक जोक सुना दो और बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर दोस्त के लिए स्टैंड अप करो तो लोग तो आपको जान से मारने के लिए तैयार हैं। पर असली इश्यूज जो हैं उन्हें इग्नोर करो। हमें शायद ये आज नहीं दिखेगा, पर ये सब करते हुए हम इस पूरी देश की इनोवेशन ही खत्म कर रहे हैं। कोई इनोवेशन कहाँ से आता है? एक कंट्रोवर्शियल आइडिया से। सिलिकॉन वैली में हर स्टार्टअप इनिशियली लोगों को ऑफेंसिव लगा था, फेसबुक हो, उबर हो या एयरबीएनबी हो। पर इंडिया में अगर किसी को एक ऑफेंसिव आइडिया आ गया तो भाई एफआईआर लो। तो हम करते क्या हैं? एकदम सेफ, बोरिंग और मीडियोकर चीजें। हम इस देश के थिंकर्स मार रहे हैं। खुद सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां स्टूडेंट्स कोई चीज रिसर्च ही नहीं करते क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल है। प्रोफेसर्स भी कुछ ऐसा नहीं सिखाते जिससे कोई ऑफेंड हो जाए। क्या होगा ऐसे देश का? आर्टिस्ट हो, राइटर्स हो, फिल्म मेकर्स हो, सब खुद को सेंसर कर रहे हैं। कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो रिजल्ट क्या है? वही चीज बनाओ जो पहले चली है, जो एकदम सेफ, प्लेन, बोरिंग और फॉरगेटेबल हो। हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में ऐसे स्पीच केसेस भरे पड़े हैं।
और इनके चक्कर में असली क्राइम्स को हैंडल करना डिले करना पड़ रहा है। जब मोहक और एएनआई का केस हुआ था तो इंस्टेंट कोर्ट हियरिंग मिली थी, पर जब हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया गया था उसकी अभी भी रूटीन प्रोसेसिंग ही चल रही है। अपूर्वा ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उस पे इमीडिएट पुलिस एक्शन लिया गया, पर जिन लोगों ने उसको थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स दिए उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमारी अगली जनरेशन बस ये देख रही है कि अगर आप एक ओपिनियन रखते हो तो आप जेल जा सकते हो। क्या हम हमारी अगली जनरेशन को एक डेमोक्रेसी देके जा रहे हैं या एक फियर बेस्ड सोसाइटी? पर सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस करना सब कुछ नहीं है, कुछ सॉल्यूशंस भी हैं। सबसे पहले खुद से शुरू करो। ऑनलाइन कोई भी चीज देख के ऑफेंड होने के बाद उसको रिपोर्ट करने से पहले खुद को 24 घंटे दो। 24 घंटे बाद जब गुस्सा शांत हो फिर सोचो, डज दिस रियली अफेक्ट यू दैट मच? दूसरी चीज, फैक्ट चेक करो। कोई अगर क्लिप शेयर हुई है पूरी वीडियो देखो, ये देखो किसने क्या बोला, कैसे बात शुरू हुई, भेड़ चाल में मत फंसो। तीसरा, अगर ऑफेंड होना ही है तो सही लड़ाइयां लड़ो। जब कोई सही चीज के लिए लड़ रहा है उसके साथ स्टैंड करो। अगर आपको कोई कंटेंट दिखते है जो आपको नहीं पसंद, उस क्रिएटर को ब्लॉक कर दो, वो आपके लिए नहीं है। रिपोर्ट करना जरूरी नहीं है। और फाइनली, बेटर आर्ग्यूमेंट्स देना सीखो, सीधा सेंसरशिप मत डिमांड करो। ऐसे कई सारे चेंजेस हैं जो हम खुद पे अप्लाई कर सकते हैं, सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं, मीडिया पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट उन सब के बारे में बात करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूं सम ऑफ द सजेस्टेड सॉल्यूशंस। हमारे पास एज अ कंट्री यहां से दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, वही करो जो अभी तक कर रहे हैं। इससे डर भी बढ़ेगा लोगों में, लोग चुप भी ज्यादा रहेंगे। बेसिकली जिसको जो करना है वही करेगा और हम बस एक नाम की डेमोक्रेसी कहलाएंगे। पर दूसरा रास्ता थोड़ा मुश्किल है पर शायद सही है, कि असली डेमोक्रेसी को वापस लाने की कोशिश करो। चीजों के बारे में बात करो। किसी की अलग ओपिनियन से अग्री नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, उसको रिस्पेक्ट करना सीखो। इस सब में टाइम लगेगा बट शुरू मुझसे और आपसे ही होगा। अगर 10% जनता भी ये चीजें फॉलो कर ले तो अगली पूरी जनरेशन सुधर जाएगी। डेमोक्रेसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप दूर से बैठ के सिर्फ देख सकते हो। या तो एक्टिवली इसमें पार्ट लो, या तो जो पार्ट ले रहे हैं उनके गलत डिसीजंस के विक्टिम बनो। और ये चीज जरूर याद रखना कि कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। तुम्हारा गुस्सा और ऑफेंड होना टेम्पररी है, पर जो सच है वो परमानेंट है। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आप चाहें तो ये 2 और वीडियोस हैं आपकी स्क्रीन पे जो हम आपके लिए रेकमेंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए।